हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर का नाम है आपका, और हम इसके बारे में देखेंगे। आपसे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद अगर हम देखेंगे तो एक कहानी शुरू होता है 1789 से। 1789 से अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ यूरोप के राष्ट्रवाद में, तो 1789 से पहले 1789 से पहले इस यूरोप में कहता है कि काची आखिर का कारण रहा कि यहाँ कहता है कि 1789 के बाद में यहाँ शुरू होते हैं राष्ट्रवाद। देखेंगे राष्ट्रवाद यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के मतलब कि उस यूरोप महाद्वीप में कैसे कैसे राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, इसके बारे में हम इस पाठ में देखेंगे। फिर से देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद 1789 के पहले, यानी कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण क्या था, आखिर कैसे राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। यानी ये जो चैप्टर है आपका, ये है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कैसे शुरू होता है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो देखेंगे 1789 अब पहली फ्रांसीसी क्रांति थी, यानी ये फ्रांस में होने वाली ये पहली क्रांति थी। राष्ट्रवाद का कैसे जन्म होता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में हम इस पाठ में मान के देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरू होने का क्या कारण रहा, कैसे शुरू होता है राष्ट्रवाद, तो देखेंगे आप 1789 के जो क्रांति हुए राष्ट्रवाद में, एक से पहले अगर हम यहाँ देखेंगे ना, तो एक लुई 16वां नाम का एक राजा है। लुई 16वां एक नाम का राजा है, जो बुर्बो राजवंश का राजा था। लुई 16वां एक राजा है जो बुर्बो राजवंश का राजा था। ये ऐसा राजा है, कहता है कि ये जो लुई 16वां एक ऐसा राजा है जो निरंकुशवादी राजा है। निरंकुशवादी के मतलब कि जो इसके साम्राज्य में जो भी व्यक्ति रहते थे, यानी इस राजा से बिल्कुल खुश नहीं रहते थे। देखेंगे यहाँ पर फिर से यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कैसे शुरू होती है राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद शुरू हुई थी, इस पाठ में हम जानेंगे। तो 1789 यूरोप में होने वाली ये पहली क्रांति थी। राष्ट्रवाद की कहता है कि जड़ यहीं से शुरुआत होती है। 1789 से ही यूरोप में कहता है कि राष्ट्रवाद की भावना भड़कना शुरू होगा, यानी इसी क्रांति में कहता है कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना भड़कना शुरू होता है। तो देखेंगे 1789 से अगर पहले हम देखेंगे तो यूरोप में कहता है कि एक राजा है लुई 16वां, जो बुर्बो राजवंश का राजा है। बुर्बो राजवंश का एक राजा है लुई 16वां, और ये कहता है कि एक निरंकुशवादी राजा है। जो लुई 16वां राजा है ये एक निरंकुशवादी राजा है, और निरंकुशवादी राजा है तो इसके साम्राज्य में जितने सारे छोटे मोटे किसान थे, वो क्या करता है कि उन किसानों को जमीन हड़प लेता है। उनको कहता है कि जमीन हड़प लेता है, उसे बेघर कर देता है, बेदखल कर देता है। अब ये कहानी यहाँ से शुरू हुई, जब कहता है कि ऐसा राजा है कि अत्याचार करता है, व्यक्तियों पर अत्याचार करने वाला राजा है। और जब कहता है कि व्यक्तियों पर अत्याचार करने वाला राजा है, तो उसी कहता है कि समाज में सब कहता है कि कुछ पढ़े लिखे हुए भी लोग हैं। देखेंगे फिर से इसको 1789 ये कहानी शुरू होता है फ्रांस से। फ्रांस से कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में होने वाली पहली क्रांति थी। यहीं से शुरू होता है राष्ट्रवाद की भावना, यहीं से शुरू होता है राष्ट्रवाद की भावना। 1789 में कहता है कि लुई 16वां नाम का एक राजा है जो बुर्बो राजवंश का राजा है। ऐसा एक राजा है कि जो व्यक्तियों को शोषण करता है, व्यक्तियों का अत्याचार करता है। ये जो भी कहता है कि इसके साम्राज्य में जो छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं,
जो कहता है कि जो जिसकी छोटा मोटा खेत है, जो मतलब कि वो सबका खेत हड़प लेता है, व्यापारियों से अधिक कर लेता है, कुछ काम नहीं करता है और कहता है कि ये मनमानी करने वाला राजा है। इतना कहता है कि क्रूर राजा है कि जो भी कहता है कि वहाँ फसलें हो रही हैं, वह कहता है कि उन सभी के सभी फसलों पर ये क्या करता है कि अपना हक जमा देता है। अब देखेंगे, जब कहता है कि बुर्बो राजवंश का राजा लुई 16वां जब ये क्या करता है कि वहाँ इतना अत्याचार करने लगा, तब कहता है कि यहाँ शुरू होती है, कहता है कि राष्ट्रवाद की भावना, यहाँ से शुरू होती है राष्ट्रवाद की भावना। अब देखिए, जब वो शोषण करता है ना, तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़े लिखे हुए लोग हैं, वो क्या करेंगे कि उन व्यक्तियों को समझाना शुरू करेंगे, उन व्यक्तियों में राष्ट्रवाद की भावना भड़काना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब ये कहता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो सामाजिक संस्कृति परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनाती है। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो सामाजिक संस्कृति परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनाती है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब उसमें कह रहा है कि जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं वो क्या करेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना भड़काना शुरू करेंगे। अब जब राष्ट्रवाद की भावना भड़काना शुरू करेंगे, यानी लोगों में यह कहना शुरू करेंगे कि देखिए, आप ही का खेत, आप ही का साम्राज्य, और ये राजा खूब यहाँ मनमानी करता है। अब देखेंगे, तो जब ये लोग वहाँ भड़काना शुरू किए ना, तो यहाँ से शुरू हुई पहली बार राष्ट्रवाद की भावना। और जब राष्ट्रवाद की भावना यहाँ शुरू होती है, तो कहता है कि 1789 में कहता है कि पहली बार फ्रांस में क्रांति हुई। और जब यहाँ 1789 में पहली बार फ्रांस में क्रांति हुई, यहाँ बुर्बो राजवंश का लुई 16वां को कहता है कि व्यक्ति पकड़ कर गिलोटिन पर लेकर हत्या कर देगा। देखेंगे यहाँ से फिर से 1789 से पहले यहाँ लुई 16वां एक राजा है, ये फ्रांस का राजा है। फ्रांस में कहता है कि राजवंश है जिसका नाम है बुर्बो राजवंश, और इस बुर्बो राजवंश का राजा है लुई 16वां। लुई 16वां के शासनकाल में यहाँ व्यक्तियों पर खूब अत्याचार किए जा रहे थे। जो व्यक्तियों पर अत्याचार किए जा रहे थे, तो उसमें कुछ पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उन व्यक्तियों को समझाना शुरू करेंगे। जब वो व्यक्तियों को समझाना शुरू करेंगे ना, तो यहाँ का हुआ ना कि उन व्यक्तियों में राष्ट्रवाद की भावना भड़की। और जब राष्ट्रवाद की भावना भड़की, तो 1789 में कहता है कि पहली बार फ्रांस में क्रांति हुई। और जब ये पहली बार फ्रांस में क्रांति हुई, लुई 16वां को यहाँ कहता है कि लोग क्या करेंगे कि इस फ्रांसीसी क्रांति में लुई 16वां पराजित होता है। और जब लुई 16वां पराजित होता है, तो यहाँ क्या करता है कि लोग इसको पकड़ कर गिलोटिन पर इसका मूड़ी काट देंगे। अब कहता है कि जब ये 1789 की क्रांति यहाँ खत्म हुई ना, तो यहाँ बुर्बो राजवंश भी खत्म हो गया था। अब इन 1789 की क्रांति में जो कहता है कि सेनापति था, उस व्यक्ति का नाम है नेपोलियन। सेनापति था नेपोलियन। नेपोलियन 1789 की जो पहली बार फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसका जो सेनापति हुआ करता था वो हुआ था नेपोलियन। नेपोलियन इसका सेनापति है 1789 की क्रांति में। तो अब जब 1789 की क्रांति के बाद तो यहाँ बुर्बो राजवंश की समाप्ति हुई, तो नेपोलियन सेनापति था। तो अब यहाँ क्या होता है कि नेपोलियन जब सेनापति था, तो कहता है कि पहली बार इतिहास में पहली बार यहाँ फ्रांस को इस युद्ध में जीता है। तो जब युद्ध में जीता है ना, तो अब यहाँ क्या होता है कि अब यहाँ नेपोलियन युग शुरू होगी। अब जब नेपोलियन, देखिए 1789 की क्रांति हुई, 1789 की जब क्रांति हुई, लुई 16वां यहाँ पराजित हुआ, बुर्बो राजवंश की समाप्ति। यानी बुर्बो राजवंश का एक राजा है लुई 16वां, यह निरंकुशवादी राजा है। जब निरंकुशवादी राजा है, लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया, वहाँ लोगों के पीछे एक मन करता है कि राष्ट्रवाद की भावना भड़की। और जब राष्ट्रवाद की भावना भड़की, 1789 में कहता है कि वहाँ क्रांति हुई। और जब क्रांति हुई, तो फ्रांस में होने वाली पहली क्रांति थी। इस क्रांति के पश्चात लुई 16वां का अंत होगा। और जब लुई 16वां का अंत होगा, बुर्बो राजवंश की समाप्ति हुई। और जब बुर्बो राजवंश की समाप्ति हुई, तो कहता है कि 1789 की जो क्रांति थी ना, नेपोलियन यहाँ सेनापति है। नेपोलियन यहाँ सेनापति है। तो अब यहाँ शुरू होता है नेपोलियन की शुरुआती। अब यहाँ शुरू होता है नेपोलियन युग। तो हमसे अगर नेपोलियन युग पूछेगा, नेपोलियन युग 1789 से लेकर 1815 तक, 1789 से लेकर 1815 का जो बीच का समय था, ये नेपोलियन युग था। यहाँ नेपोलियन का अभियान शुरू होते हैं। यानी जो सेनापति 1789 की जो क्रांति थी, यहाँ कहता है कि जो सेनापति था वो नेपोलियन था।
और इस क्रांति को कहता है कि जीतने के पश्चात यानी फ्रांसीसी क्रांति होने के पश्चात अब कहता है कि नेपोलियन युग की शुरुआत होगी। नेपोलियन यहाँ का मान लीजिए चांसलर बन रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले जब ये नेपोलियन युग की शुरुआत होती है तो नेपोलियन क्या करता है कि 1798 में ये अल्पस पर्वत को पार करना शुरू करता है। अल्पस पर्वत कहानी एकदम लाइन से मान लीजिए आपको बताते चलते हैं, बस आपको शुरू से मान लीजिए आपको ध्यान देकर चलना है, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। देखेंगे यहाँ पर नेपोलियन युग यानी जो सेनापति नेपोलियन था यहाँ पर, अभी फ्रांसीसी क्रांति जीतने के पश्चात अब फ्रांस का जो जीमा हुआ वो नेपोलियन की जिम्मेदारी हुई। अब नेपोलियन कहता है कि वहाँ अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक घोषित करेगा। तो देखेंगे 1798 में ये क्या करता है कि अल्पस पर्वत को पार करना शुरू करेगा। अल्पस पर्वत क्या है तो देखेंगे कि एक ऑस्ट्रिया देश है, एक ऑस्ट्रिया देश था। ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जो कहता है कि जब तक कहता है कि जब देखिए ऑस्ट्रिया एक यानी यूरोप में एक ऐसा देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहता है कि ऐसा देश है जो कहता है कि फ्रांस अगर किसी भी देश से युद्ध करता है तो ऑस्ट्रिया उन देशों का समर्थन कर देगा। फिर से देखेंगे, ऑस्ट्रिया कहता है कि यूरोप महाद्वीप में एक ऐसा देश है कि जहाँ जहाँ कहता है कि फ्रांस अगर किसी भी देश से युद्ध करता है ये ऑस्ट्रिया उन देशों का समर्थन करेगा। जब इन देशों का समर्थन करेगा ऑस्ट्रिया, अब कहता है कि जब 1789 के क्रांति में लुई 16वां पराजित हुआ था, यहाँ नेपोलियन कहता है कि सेनापति था और कहता है कि जब यहाँ नेपोलियन युग की शुरुआत होगी ना तो सबसे पहले क्या करेगा कि ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए 1798 में इन्होंने अल्पस पर्वत को पार करना शुरू किया। अल्पस पर्वत को ये जब तक नहीं पार करेगा तब तक ये ऑस्ट्रिया नहीं पहुंच पाएगा। तो 1798 में इन्होंने ऑस्ट्रिया पर कहता है कि आक्रमण करने के लिए इन्होंने अल्पस पर्वतमाला की चढ़ाई करना शुरू की। ऑस्ट्रिया पर अपना हमला करने के लिए ऑस्ट्रिया पर हमला करने के लिए इन्होंने 1798 में अल्पस पर्वत को पार करने की चढ़ाई करना शुरू की। काहे खातिर यहाँ चढ़ाई करना शुरू कर रहा है क्योंकि देखिए ऑस्ट्रिया कहता है कि एक ऐसा देश है जहाँ भी फ्रांस कहता है कि अगर युद्ध लड़ता है ऑस्ट्रिया उन देशों का समर्थन कर देता है। तो इन ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए 1798 में अल्पस पर्वत को पार करना शुरू करेगा। नेपोलियन देखिए अल्पस पर्वत के बारे में कोई नहीं जानता है कि कितनी बड़ी पर्वतमाला थी, यानी है अल्पस पर्वत छोटा, लेकिन कहता है कि इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ गणित बनाया गया है कि अल्पस पर्वत इतना बड़ा है उतना बड़ा है। कहता है कि इतिहासकार को कहना था कि जब नेपोलियन इन पर्वतों को पार करना शुरू करता है तो पार करने से पहले इनकी सेना वो पर्वत को चढ़ाई करने के लिए कहता है कि मना कर रही थी, लेकिन यहाँ का करता है कि नेपोलियन अपने आगे आगे घोड़े को लेकर चलता और पीछे पीछे उसकी सेना चलती है। तो 1798 में इन्होंने अल्पस पर्वत को पार करना शुरू करता है। 1799 में ऑस्ट्रिया पहुंच जाएगा और जब 1799 में ऑस्ट्रिया पहुंच गया तो इन्होंने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दी। 1798 में इन्होंने अल्पस पर्वत चढ़ाई करना शुरू की। 1799 में ऑस्ट्रिया पर लेके चला गया। ऑस्ट्रिया पर क्या करता है हमला कर देता है। वहाँ जैसे ही पहुंचेगा तो ऑस्ट्रिया पर हमला करेगा और वहाँ का ये बन जाता है चांसलर। 1798 अल्पस पर्वत को पार किया। 1799 में ऑस्ट्रिया पहुंचता है और जब ऑस्ट्रिया पर पहुंचता है तो वहाँ ये हमला करेगा ऑस्ट्रिया पर, वहाँ का ये बन जाता है चांसलर। अब देखिए जब ये चांसलर बनेगा ना तो चांसलर बनेगा तो ऑस्ट्रिया को पूरा राउंड देता है, पूरा तहस नहस करेगा। और फिर एक क्या करता है कि 1804 में इन्होंने बनाई नेपोलियन संहिता। 1804 में ये क्या करता है कि नेपोलियन संहिता बनाता है और अपना आप को यहाँ राजा घोषित कर देगा। 1805 में इन्होंने बनाया था नेपोलियन बोर्ड। 1805 में इन्होंने बनाया था नेपोलियन बोर्ड। 1810 में इन्होंने बनाया था जर्मन राइन संघ।
और 1815 में ये लड़ता है वाटरलू का युद्ध। फिर से देखेंगे, नेपोलियन युग 1789 से लेकर 1815 तक जो बीच का जो समय था ये नेपोलियन युग थी। जब ये नेपोलियन युग थी तो ऑस्ट्रिया को इन्होंने पराजित करने के लिए सबसे पहले 1798 में अल्प्स पर्वत को पार करना शुरू करता है। अल्प्स पर्वत को ये पार करना शुरू करता है। अब जब अल्प्स पर्वत पे चढ़ाई करना शुरू करेगा 1799 में ऑस्ट्रिया पहुंचेगा। जब ऑस्ट्रिया पहुंचता है तो ऑस्ट्रिया पर हमला कर देता है, और जब ये हमला करेगा तो जिसको पराजित करेगा यानी इसको हरा कर यहाँ का ये अपने आप को घोषित करता है चांसलर। जब ये अपने आप को यहाँ का चांसलर घोषित करता है तो 1804 में नेपोलियन संहिता की स्थापना करेगा। यानी 1804 में नेपोलियन संहिता की स्थापना करेगा और अपने आप को वहाँ ये राजा घोषित कर देता है। नेपोलियन 1804 में नेपोलियन संहिता की स्थापना की और उन्होंने अपने आप को यहाँ राजा घोषित कर दी। नेपोलियन संहिता क्या है? देखिए, नेपोलियन संहिता के मतलब कि जब नेपोलियन कहता है कि जब ये राजा बनेगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ बुर्बो राजवंश का जो राजा लुई 16वां था वहाँ क्या किया था कि वहाँ फ्रांस को अलग अलग भागों में विभक्त किया था। अलग अलग भागों में विभक्त किया था। वहाँ कहता है कि विभक्त किया था। हर एक प्रदेश के कहता है कि एक अपना झंडा होती थी। हर एक प्रदेश की कहता है कि एक अपना पैसे हुआ करता था। हर एक प्रदेश की कहता है कि अपना एक मान ली कि बाजार हुआ करती थी। लेकिन जब ये नेपोलियन संहिता, जब ये नेपोलियन यहाँ राजा बनेगा ना तो नेपोलियन संहिता के तहत ये कहता है कि एक फ्रांस की एक झंडा हो, एक मुद्रा हो, एक बाजार हो। यानी इनका कहना था कि अगर फ्रांस में आपको रहना है तो एक झंडा के नीचे रहना होगा। फ्रांस में अगर आपको रहना है तो जहाँ कहता है कि एक शहर में वस्तुएं 5 रुपये आपको मिलती है तो उसी शहर में उन वस्तुओं की कीमत 5 रुपया ही होगा। और यहाँ कहता है कि तीसरा चीज़ कहता है कि अगर आप फ्रांस में रहना है आपकी एक झंडा होगी, एक राष्ट्रगान होगा। इसमें नेपोलियन संहिता में इन चीज़ों को इंक्लूडेड कराता है। 1805 में नेपोलियन बोर्ड बनाया। जब नेपोलियन बोर्ड बनाया तो इन्होंने व्यापारियों को आने जाने के लिए रास्ता बनाई। 1810 में इन्होंने व्यापारियों के लिए एक संघ बनाई थी जो जर्मन राइन संघ के नाम से जाना गया। और यहीं से कहता है कि इटली और जर्मनी का इन्होंने एकीकरण का कहता है कि मार्ग प्रशस्त कराने का भी काम करता है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इटली और जर्मनी का मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति कौन था? वो नेपोलियन था। अब 1810 में इन्होंने जर्मन राइन संघ बनाई और 1815 में ये क्या करता है कि वाटरलू का युद्ध लड़ेगा। जब ये वाटरलू का युद्ध लड़ेगा तो ये कहता है कि नेपोलियन यहाँ रूस पर हमला करता है। और जब यहाँ रूस पर इन्होंने हमला किया तो अब जैसे ही कहता है कि रूस पर हमला करता है, रूस के समर्थन में 5 देश खड़े हुए। नेपोलियन कहता है कि अकेले उस मान ली कि वाटरलू के युद्ध में अकेला पड़ जाता है। और जब यह अकेला पड़ जाता है तो इसे कहता है कि इसे गिरफ्तार कर यानी युद्ध में इसकी पराजित हुई। और जब यह पराजित होगा तो इसे गिरफ्तार कर एक सेंट हेलेना नामक द्वीप पर इसे फेंक दिया जाएगा। और वहाँ कहता है कि इसे काले पानी की सजा दी गई। अब वहाँ ये क्या करता है कि पानी पीते पीते समुद्र के ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब इसकी कहता है कि यहाँ से कहानी खत्म होती है। अब आपसे कहता है कि और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए 1815 के बाद कहता है कि जब ये वाटरलू का युद्ध हुआ तो अब यहाँ से शुरू होता है मेटरनिक युग। मेटरनिक युग नेपोलियन युग थी। अब देखिए 1817 अल्प्स पर्वत को पार किया था। 1799 में ऑस्ट्रिया पर हमला बोल दिया था। 1804 में नेपोलियन संहिता की स्थापना की थी और अपने आप को राजा घोषित किया था। 1805 में इन्होंने नेपोलियन बोर्ड की स्थापना की। 1810 में इन्होंने जर्मन राइन संघ बनाई। 1815 की वाटरलू का युद्ध लड़ा और इस वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन पराजित होता है। तो जब कहता है कि नेपोलियन पराजित हुआ था ना तो 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना और 1815 में हुआ था
वियना सम्मेलन। लेकिन वियना सम्मेलन से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपसे किताब में एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि ये मेटरनिक ह्यू क्या है। तो मेटरनिक ह्यू के मतलब कि 1815 से लेकर 1848 के बीच के युग को, यानी 1815 से लेकर 1848 के बीच के युग को हम मेटरनिक ह्यू कहते हैं। मेटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थक है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है यहाँ से कि बताइए कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं, मेटरनिक युग से कि आप क्या समझते हैं, तो 1815 से लेकर 1945, 1815 से लेकर 1848 के बीच के युग को हम मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थक है। नेपोलियन द्वारा एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली और जर्मनी पर अपना प्रभाव जमाने के लिए इटली और जर्मनी को वह कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया था। फिर से मेटरनिक युग क्या है, नेपोलियन युग के खत्म होते ही शुरू होता है मेटरनिक युग। और कहते हैं कि मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं, तो हम इसमें इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि सन 1815 से सन 1848 के बीच के युग को हम मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक युग कहता है, मेटरनिक यानी कहता है कि नेपोलियन, यानी कहता है कि मेटरनिक को ना, कहता है कि मेटरनिक जो ऐसा व्यक्ति है, कहता है कि मेटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थक है। नेपोलियन द्वारा एकता इसे पसंद नहीं थी। यानी जो मेटरनिक है पुरातन व्यवस्था का समर्थक है, नेपोलियन द्वारा एकता इसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना, यानी इटली और जर्मनी पर अपना प्रभाव जमाने के लिए इसे कई छोटे छोटे राज्यों में उसे विभक्त किया हुआ था। इसी को हम कहते हैं मेटरनिक युग। अब देखिए, जब यहाँ 1815 में वियना सम्मेलन खत्म, यानी 1815 में वाटरलू के युद्ध और इसमें नेपोलियन हारेगा, तो कहते हैं कि 1815 में शुरू हुआ था वियना सम्मेलन। और जब ये वियना सम्मेलन शुरू हुआ तो इन वियना सम्मेलन की उपलब्धियां पूछता है आपसे कि वियना सम्मेलन की क्या उपलब्धियां थी। वियना सम्मेलन की जो पहली उपलब्धियां ये थी ना, कि यहाँ कहता है कि पुनः पुनः यहाँ बुर्बो राजवंश की उत्पत्ति करा दी गई थी। पुनः यहाँ बुर्बो राजवंश की उत्पत्ति कराई दी गई थी। नेपोलियन, देखो 1815 में जब नेपोलियन हारेगा ना, और जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार जाता है, तो यहाँ शुरू होता है वियना सम्मेलन। अब वियना सम्मेलन जब यहाँ शुरू हुआ तो 1815 में शुरू हुआ था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन की कुछ उपलब्धियां थी, यानी काहे खातिर वियना सम्मेलन कराया जा रहा है, इसकी कुछ उपलब्धियां थी। तो पहली उपलब्धियां इसकी ये थी कि वियना सम्मेलन के तहत, यानी वियना सम्मेलन के तहत पुनः कहता है कि बुर्बो राजवंश की उत्पत्ति करा दी गई। और जब बुर्बो राजवंश की उत्पत्ति करा दी गई, पहला इसका ये चीज था। दूसरी इसकी उपलब्धियां ये थी ना कि जो भी कहता है कि नेपोलियन युद्ध में जो क्षेत्रों को जीता था, उन क्षेत्रों को कहता है कि उन सभी देशों को वापस कर दिया जाएगा। मेटरनिक के द्वारा कहता है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन का जो चांसलर हुआ करता था, जो कहता है कि अध्यक्षता जिसने की वो मेटरनिक किया था। यानी वियना में सम्मेलन हुए, और वियना में जब सम्मेलन हुए तो उसका था कि उस वियना सम्मेलन के जो अध्यक्षता था वो मेटरनिक कर रहा था, मेटरनिक कर रहा था। अब जब मेटरनिक कर रहा था तो मेटरनिक हम देख रहे हैं कि मेटरनिक जो है ये पुरातन व्यवस्था का समर्थक है। ये पुराना चीज़ों पर अधिक विश्वास करता है, पुराना चीज़ को लागू करना चाहता है। तो जब ये पुराना चीज़ को लागू करना चाहता है तो 1815 के वियना सम्मेलन में ये क्या करता है कि यहाँ पुनः बुर्बो राजवंश की उत्पत्ति कराई। एक जमाना में कहता है कि जो 1789 की क्रांति में बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया था, इस 1815 के कहता है कि वियना सम्मेलन के तहत पुनः यहाँ बुर्बो राजवंश की उत्पत्ति करा दी गई। और जब यहाँ पुनः बुर्बो राजवंश की उत्पत्ति करा दी गई, यहाँ राजा बनाया गया लुई 18 को। लुई 18 को राजा बनाया गया। बुर्बो राजवंश की पुनः उत्पत्ति करा दी गई वियना कांग्रेस सम्मेलन में। और यहाँ कहता है कि क्या हुआ कि लुई 18 को राजा बनाया गया। लुई 18 थोड़ा ठीक ठाक राजा है। ये जो लुई 18 जो राजा है ना, ये थोड़ा ठीक ठाक राजा है। ये कहता है कि उतना व्यक्तियों पर शोषण करने वाला राजा नहीं है, ये सब कुछ मिला जुला कर चलने वाला आदमी है। लेकिन देखिए, अब कहता है कि जब 1815 में भी मान ली कि यहाँ बुर्बो राजवंश की मान ली कि यहाँ उत्पत्ति करा दी गई, लुई 18 राजा बना, तो 1824 में क्या होता है कि लुई 18 की मृत्यु हो गई। 1824 में लुई 18 की मृत्यु हो गई।
मृत्यु हो गई। अब जब लुई 18 की मृत्यु हो गई 1824 में, तो इसके स्थान पर मान ली कि आता है एक दूसरा राजा जिसका नाम है चार्ल्स 10। फिर से इसको समझते हैं। वाटरलू के युद्ध नेपोलियन पराजित हुआ। जब नेपोलियन पराजित हुआ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ जो 1815 के हम वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस वियना सम्मेलन की कुछ उपलब्धियां थी, यानी काहे खातिर वियना सम्मेलन कराया जा रहा था। तो वियना सम्मेलन कराने का मुख्य उद्देश्य थे कि जब कहता है कि जो नेपोलियन, यानी कहता है कि जो नेपोलियन युद्धों में जो क्षेत्र को जीता था, यानी जो कहता है कि जो नेपोलियन जितना सारे क्षेत्रों को जीता था उन सभी देशों में बांट दिया गया। इसके बाद कहता है कि फ्रांस पर भारी कर लगा दी गई, और जब कर लगा दी गई तो इसी का वियना कांग्रेस सम्मेलन के तहत ही यहाँ पुनः कहता है कि बुर्बो राजवंश की उत्पत्ति कराई गई। और जब उत्पत्ति करी तो कहते हैं कि यहाँ राजा बना है लुई 18। लुई 18 राजा बना, यानी जो एक जमाना में यहाँ बुर्बो राजवंश खत्म हो गई थी, यहाँ कहता है कि लुई 18 राजा बनने पड़े बुर्बो राजवंश के। फिर यहाँ बुर्बो राजवंश के जीवित किया गया। अब जब ये बुर्बो राजवंश के राजा लुई 18 यहाँ बनता है ना, तो ये थोड़ा ठीक ठाक राजा है, बढ़िया राजा है, काम करता है। लेकिन 1824 में लुई मतलब कि 18 की मृत्यु हो गई। और जब कहता है कि लुई 18 की मृत्यु हो गई, चार्ल्स 10 यहाँ का राजा बनेगा। और चार्ल्स 10 कहता है कि ऐसा राजा है जैसा कहता है कि मेटरनिक है, यानी कहता है कि ये बिल्कुल मेटरनिक है, कहता है कि राहों पर चलने वाला आदमी है। मेटरनिक कहता है कि अगर मेटरनिक को ये खूब कहता है कि प्रोत्साहन देने का काम करता था, मेटरनिक को खूब बढ़ावा देने का काम करता था। अब देखिए, जब ये चार्ल्स 10 जो राजा है ना, ये कराएगा फ्रांस में दूसरी क्रांति जो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति थी। फ्रांस में 3 क्रांतियां हुए, एक थी 1789, दूसर का था 1830 और तीसर का 1848। यहाँ जो राजा था ये लुई 16वां था। लुई 16वां यहाँ था मानने की चार्ल्स 10, और यहाँ मानने की आपका है लुई फिलिप। लुई फिलिप। तो आगे हम मान लें कि अगले क्लास में आपको हम बताएंगे 1830 की क्रांति, और उसके बाद 1848 की क्रांति। फिर उसके बाद हम मान लें कि पढ़ेंगे, यानी मान लें कि फिर उसके बाद हम चलेंगे मान लीजिए कि देशों का एकीकरण में, और इटली और जर्मनी का हम एकीकरण को देखेंगे।